Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकल स्लिट डिफ्रैक्शन में जिसकी चौड़ाई ई है और वेवलेंथ लाइट की लैम्डा है, तो मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जो डिफ्रैक्शन होता है, जो बेसिक पॉइंट है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपका लाइट वेव में भी और साउंड वेव में दोनों में वर्क करता है। इट मीन्स अगर क्वेश्चन आ जाए कि विवर्धन कार्य करता है, डिफ्रैक्शन वर्क्स ऑन लॉन्गिट्यूडनल ऑप्शन हो, ट्रांसवर्स ऑप्शन हो और एक ऑप्शन हो बोथ, एक ऑप्शन हो नन ऑफ दीज, तो यू हैव टू चूज बोथ। यानी कि जो विवर्तन होता है वो ध्वनि तरंगों में भी और प्रकाश तरंगों में भी काम करता है। ये अलग बात है कि इस चैप्टर में जो हमने पढ़ाया है उसमें केवल लाइट के लिए जो डिफ्रैक्शन पढ़ाया है, वैसे आपको पता होना चाहिए विवर्तन क्या होता है, सबको पता होगा कि जैसे जो रास्ते में कोई हिंड्रेंस आ जाता है तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के थ्रू समझाऊं कि आप अगर कमरे में बैठे हैं और यहाँ बाहर अगर बैंड बज रहा है, ठीक है, या कोई नॉइस हो रहा है, तो वो दीवार है बीच में, तो वो साउंड वेव आई तो दीवार जो अवरोध है उसका फ़र्क नहीं पड़ा, वो मुड़ के फिर इधर से आके आपको सुनाई दी, मतलब अवरोध का फ़र्क ना पड़ना, डिफ्रैक्शन। सिमिलरली लाइट के लिए होता है। तो फिलहाल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एकल स्लिट में। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि फर्स्ट मिनिमा और उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके लिए एंगल के लिए अगर बात करें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि वी कैन राइट इट एज साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बटे ई, यानी कि जो एंगल है थीटा वो लैम्डा बटे ई। एक तो आप चीज़ ये याद रखो। सेकंड थिंग, इसका आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। अभी आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो आपका आपने देखा, मैंने आपको अभी बताया कि ई साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको आप याद रखना है इस फॉर्मूले को, प्लस माइनस एम लेमडा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊँ। अभी आपसे सपोज 4 ऑप्शन होंगे और बेसिकली वो आपसे कहेगा कि इसके सपोज कहेगा कि सेकंड मिनिमा के लिए, सेकंड मिनिमा शब्द उसने दे दिया, या हिंदी के लिए वो कहेगा कि प्रथम निम्निष्ठ। तो 4 ऑप्शन होंगे, तो आप प्रथम कह रहा है तो एम का मान 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर लैम्डा। तो वैसे आप फिर ऑप्शन देख लोगे, एम यहाँ होता है, तो अगर वो कहता है द्वितीय निम्निष्ठ यानी कि सेकंड मिनिमा, तो यहाँ एम का मान 2 रख दोगे। ये तो एक पॉइंट आप लिख लो अपनी नोटबुक में। सेकंड पॉइंट आप ये लिख लो एक बहुत ज़रूरी, जो गौड़ उच्चिष्ट होता है, गौड़, आपको इंग्लिश में भी बता दूं, जो आपका सब्लिडियरी जो मैक्सिमम होता है उसकी पोजीशन होती है ई साइन थीटा। अभी मैंने निम्निष्ठ का बताया था, ये उच्चिष्ट का भी याद रख लेना। सब्लिडियरी जो मैक्सिमम होता है उसके लिए ई साइन थीटा होता है 2m+1 लैम्डा बाई 2। अब क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताऊं, ये नहीं पूछेगा फॉर्मूला, आपसे कहेगा कि सपोज आपसे कहेगा कि प्रथम गौड़ उच्चिष्ट के लिए पोजीशन 4 विकल्प में से क्या है, तो प्रथम के लिए ई साइन थीटा बराबर एम का मान 1 रखेंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा बाई 2 वाला आंसर सही होगा। या ऐसे भी हो सकता है साइन थीटा इधर हो तो ई इधर आ जाएगा, तो 3 लैम्डा बाई 2 ई। तो कुल मिला के ये मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। और एक और देखो, वैसे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा डिफ्रैक्शन का जो सेपरेट वीडियो है वो ज़रूर से देखा होगा। मैं 2 बातें और बता दूँ क्योंकि वो दोनों ही बातें बहुत ज़रूरी हैं। और अब आपका एग्ज़ाम आ गया है तो अब कोई चीज़ हम स्किप नहीं कर सकते। 2 होता है, एक फ्रेनल दूरी होती है, फ्रेनल, इस टर्म से आप सभी वाकिफ हो। तो जो फ्रेनल दूरी होती है ZF, फ्रेनल दूरी, वो होती है ई स्क्वायर बटे लैम्डा। इस कई बार इस फॉर्मूले को डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिए हैं वो। अब देखो मैं आपको थोड़ा बता दूं, 2 विवर्तन 2 टाइप के होते हैं, एक फ्रेनल विवर्तन होता है, एक आपका होता है, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपका ये यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है और ये कोई रेखा छिद्र है और ये पर्दा है, तो अगर इनके बीच की दूरी परिमित है, मतलब ठीक है, परिमित और अपरिमित तो समझ सकते हो, डेफिनेट एंड डेफिनेट, तो अगर ये डेफिनेट है, परिमित है, तो वो फ्रेनल डिफ्रैक्शन होता है। और अगर ये सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी अगर अनंत है, ठीक है, तो वो फ्रान हाल विवर्तन होता है, फ्रान हाल विवर्तन। वैसे मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बताता नहीं हूँ क्योंकि लड़का बोर होने लगता है, उसको MCQ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 आया, सीधा 2 आ गया, लेकिन मुझे मेरा बताना मजबूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ छोटी से छोटी जो बच्चे लिखते हैं पॉइंट्स को, उनके लिए बहुत ये फ्रूटफुल रहेगा वीडियो। एक लास्ट इसमें और बता दूं, जो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर जो चौड़ाई होती है, कोणीय चौड़ाई, वो आपकी 2 थीटा जो कोणीय चौड़ाई होती है मैं उसकी वो होती है 2 लैम्डा बटे ई।
फाइनली ये फॉर्मूला और अपने आप नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट है, एक बिंदु प्रकाश सोर्स से 1 मीटर की दूरी पर रखी एक छोटी प्लेट 1 मीटर और दूर हटा दी जाए। मतलब उसका जो डिस्टेंस है आपकी बार एक तो था ही, आपकी बार एक और हटा दिया गया, मतलब अब डिस्टेंस 2 मीटर हो गई है। तो प्लेट पर पड़ती प्रकाश ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना घट जाती है या 2 गुना घट जाती है या अनचेंज रहती है, नन ऑफ दिस। तो आपने फोटोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो ई होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर की। ठीक है, फोटोमेट्री वैसे मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, एक छोटा सा चैप्टर है और जनरली यही क्वेश्चन आते हैं यही। ठीक है, तो इसमें पहले एक था और एक और दूर हट गया, मतलब अब की बार दूरी 2 हो गई। तो इनिशियली एक थी, अब 2 हो गई और स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले एक का स्क्वायर एक रहा होगा, अब की बार 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मतलब 1 4 उनका डिस्टेंस का रेशियो है, तो फिर उनकी जो एनर्जी का रेशियो है वो 4 1 हो जाएगा। मतलब ये अब की बार ये बढ़ी थी तो ये 4 गुनी घट जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। और फोटोमेट्री से सबसे ज़्यादा जो पूछता है क्वेश्चन, वो अभी मैंने 3rd क्वेश्चन शायद लिया है। देखो मैं बता दूं पहले, ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। जो पिन छिद्र कैमरा होते हैं वो आपके न तो अपवर्तन पे न तो परावर्तन पे वर्क करते हैं, वो लाइट के लीनियर एक्सपेंशन पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखना। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बताना था वो ये, क्योंकि इस क्वेश्चन को शायद मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं बताया है। जो एक फॉट होता है वो किसके बराबर होता है? बेसिकली फॉट क्या होता है? वो आपका CGS मात्रक होता है। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर कैंडेला कह सकते हो इसको, तो वो होता है 10⁴ लक्स। ठीक है, लक्स तो पता होगा आपको, वैसे कैंडेला मीटर होता है वैसे, और उसका SI मात्रक लक्स भी होता है। तो उसका CGS क्या होता है? फॉट। तो आप ये एक चीज़ याद रखना कि एक फॉट बराबर आपका 10⁴ लक्स। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं कराया था इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये मेमोराइज कर लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो उसका लाइट है उसको क्या माना जाता है? देखो डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है, लाइट की 2 नेचर होते हैं, एक वो कण भी होता है और तरंग भी होता है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी जब व्याख्या हुई तो उसमें लाइट को क्या माना गया? तो उसमें ये इफेक्ट बहुत अच्छा है, याद रखना कि दोनों, यानी कि उसमें तरंग भी और कण भी मान के उसकी व्याख्या की गई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। रेडियो एक्टिव जो एमिशन होता है उसमें देख, जैसे यूरेनियम है 92 उसका एटॉमिक नंबर है और 238 उसका एटॉमिक मास है। तो न्यूक्लियर से क्या हुआ है, 91 आपकी बार PA 234 में चेंज हो गया। तो इस एमिशन में जो क्या एमिट हुआ है वो हमें बताना है। एमिट होने वाला जो पार्टिकल है वो क्या था? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था, या एक अल्फा कण और एक बीटा कण था, या 2 बीटा कण और एक न्यूट्रॉन था, या 2 बीटा कण एक प्रोटॉन था? तो पहले आप खुद से इसको गैस करो, उसके बाद आप देखो एग्ज़ाम आ गया है तो अब आप यार सीरियस हो जाओ। और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया सिर्फ क्योंकि ये रिपीटेड है, 2-3 बार करा चुका हूँ, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि जब एक अल्फ़ा कण एमिट होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज़ होता है और मास नंबर में 4 का डिक्रीज़ होता है। और जब एक बीटा कण एमिट होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज़ होता है सिर्फ। तो आप इससे इसको सोच सकते थे कि 92 था और 92 में सपोज एक अल्फ़ा कण निकला तो 90 बचा होगा, और 90 से फिर एक बीटा कण एमिट हुआ होगा तो एक बढ़ा होगा, यानी कि 91। तो इससे हमें दिख रहा है बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जैसे एक अल्फ़ा कण एमिट हुआ और एक बीटा कण एमिट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना था। देखो, एक क्लोज आर्गन पाइप की द्वितीय अधिस्वरक की फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, तो इसकी मूल आवृत्ति बतानी थी। देखो मैंने कल भी बताया था कि जो क्लोज आर्गन पाइप होता है उसमें केवल ऑड हार्मोनिक, यानी कि 1 3 5 लाइक दैट बताया था। इसमें मैंने आपको ट्रिक ये भी बताई थी कि जो प्रथम अधिस्वरक होता है ये तो मूल होता है, ये मूल अधिस्वरक, ये प्रथम अधिस्वरक, ये द्वितीय अधिस्वरक। मैंने टेक्निक क्या बताई थी? फॉर्मूला बताया था V/4L। अगर नहीं बताया तो मूल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है N = V/4L। अब इसमें अगर प्रथम कह रहा है तो 3 आगे लगा देंगे यहाँ पे, अगर द्वितीय कह रहा है तो 5 लगा देंगे। तो द्वितीय कहाँ है? तो मूल, प्रथम, तो द्वितीय 5, तो यहाँ पे 5। तो यानी कि ये हमें इतना दिया गया है, कितना? 1000। हमने 1000 के इक्वल कर दिया। तो अब अगर हम 5 इधर से हटाएंगे तो इधर आएगा, तो 5 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये कितना मिल जाएगा? 200। तो 200 हमें ये क्या मिल गया? V/4L, जो कि मूल अधिस्वरक होता है। तो हमारा मूल अधिस्वरक की आवृत्ति हो गई 200। अब देखो सेकंड से आपका बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब की बार सिमिलर क्वेश्चन है, बस अब की बार यहाँ पे क्लोज था तो यहाँ ओपन आर्गन पाइप है और इसमें मूल आवृत्ति। अब मैंने बताया था ओपन आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों तरह के होते हैं। तो 1 2 3 4 ये हार्मोनिक होते हैं, जिनमें मैंने बताया था ये प्रथम, ये मूल अधिस्वरक होता है, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय। ठीक है, अब मूल की आवृत्ति कितनी है? 200। अब देखो इसमें फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला दूसरा होता है, इसमें V/4L ना होके V/2L होता है।
तो हमने वो लिखा। अब मूल की है तो इसका मतलब यही हमें दे रखी है 200, हमने 200 की इक्वल कर दिया। हमें निकालनी है द्वितीय अधिसूरक। लड़का क्या गलती करेगा, द्वितीय में आगे 2 लगा देगा, लेकिन मैं बताया था द्वितीय ये मूल होता है, प्रथम 1 आगे होता है, द्वितीय में 3 लगेगा। तो 3 आगे लगाना है, मतलब यहाँ पे 3 लगाते हैं तो दोनों साइड हम 3 से गुणा करते हैं तो ये द्वितीय का बन जाएगा। तो द्वितीय का आंसर कितना आ गया, 200 गुणा 3 यानी कि 600 आ गया। तो देखो वैसे तो मैं तो सोच रहा हूँ कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन आई डोंट नो कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं यार, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो यार एक बार फीडबैक अभी पॉज करके यार ज़रूर बता देना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अभी वीडियो को पॉज करो, अगर ये क्वेश्चन आपको दोनों समझ में आए तो ज़रूर बताना, ठीक है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता हूँ कभी कभी कि यार मैं नहीं समझा पाया है ये वो, तो आप बताना नहीं समझ में आया तो फिर मैं बहुत जल्द यार बोर्ड पे अरेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक जो स्वरित द्विभुज है उसमें रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक है, उसमें 31 सेंटीमीटर और 95.6 सेंटीमीटर लेंथ पर रेजोनेंस करता है वो। तो यदि एयर में जो स्पीड है उसकी साउंड की वो 332 मीटर पर सेकेंड है, तो एंड करेक्शन यानी कि देखो अंत्य संशोधन का एक क्वेश्चन इससे पहले जो मैं बता दूं वो बहुत आता है कि सपोज आपसे कहेगा कि एक रेजोनेंस ट्यूब है उसकी रेडियस आर है, बस इतना ही क्वेश्चन है, तो कहेगा उसका अंत्य संशोधन यानी कि एंड करेक्शन होगा। ऑप्शन होंगे 0.04 आर या 0.4 आर, 0.6 आर या आर, तो उसका 0.6 आर याद रखना, जो एंड करेक्शन है 0.6 आर, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 0.6 आर नेवी के एग्जाम में बहुत 2-3 बार आ चुका है ये। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए ये लूसेंट की बुक में क्वेश्चन है, वैसे जिनने लगाई है बुक बहुत अच्छे से उनको पता होगा। जो सीधा इसका एक ट्रिक है वो आप याद रखना कि उनका L2 यानी कि L2, ठीक है, -3L1, जहाँ पे L1 और L2 लेंथ है, बटे 2 कर दो बस। अब L2 कितना है 95.6, हमने कर दिया 95.6 -3L1 यानी कि L1 में 3 से गुणा करेंगे यानी 31 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 93 बन जाएगा। 93 बटे 2 कर दो बस, सीधा उत्तर। तो 95.6 में से 93 जाएगा तो 2.6 बचेगा। 2.6 में जब 2 से भाग देंगे तो 1.3 सेंटीमीटर इसका एंड करेक्शन हो गया। वैसे इससे पहले जो मैंने बताया था 0.6 आर जो आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो देखो अब थोड़ा रिवीजन भी ज़रूरी होता है, कहीं आप ये चीज़ें भूल ना गए हो। तो जो साउंड की स्पीड होता है वो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती उसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो एयर और वाटर और वैक्यूम में और जो लोहा होगा उसमें सबसे ज़्यादा डेंस लोहा होगा, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ध्वनि की चाल है वो डिपेंड किस पे नहीं करती है, वो आप याद रखना कि प्रेशर पे वो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो और सेकंड थिंग, अभी मैं एक बात और बताऊँ, मैंने कल एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब उसे निर्वातित कर देते हैं तो उसका जो मैंने बताया था फ्रिंज विथ वाला जो क्वेश्चन, तो मैंने एक चीज़ बता दिया था कि वैक्यूम में कि जो एयर में और निर्वात में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैंने बताया था कि एयर का जाता है ज़्यादा होता है, निर्वात का कम होता है। इसलिए मैंने बताया था कि एयर की जो आपकी वेवलेंथ होगी वो वैक्यूम में ज़्यादा होगी, एयर में कम होगी। तो वो जो रीज़न था वो थोड़ा गलत था, कि मैं आपको उसको करेक्ट कर लेना कि दोनों में जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन एक होता है जो, लेकिन ये होता है कि जो वेवलेंथ होती है वो इसमें ज़्यादा होती है वैक्यूम में, क्योंकि कोई भी वेव है उसकी लेंथ ऑब्वियस है, क्योंकि उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं होता है, तो इसलिए वो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और वो जो आंसर था वो भी सही था, बट थोड़ा लॉजिकली जो एक्सप्लेनेशन था वो थोड़ा उसमें इश्यू था, तो इसलिए उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है वो डिपेंड करती है, तो वो गैस की डेंसिटी और इलास्टिसिटी यानी कि घनत्व और प्रत्यास्थता पर। तो देखो ये चीज़ें होती हैं, इनका रिवाइज, ये क्वेश्चन भाई मैं अब क्या बताऊँ आपको, जो सुपरसोनिक प्लेन वाला होता है ये क्वेश्चन नेवी में ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें नहीं आता है। तो क्या होता है, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर, पता नहीं नेवी एयरफोर्स का नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन नेवी जैसे MR हो गया और ये हो गया, इनको पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन से कि वो हर साल इसको रख देते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर, याद रखना। वैसे रट भी जाता है, जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो सभी ट्यूटर करा देते हैं तो वो लड़कों को रट जाता है। तो ध्वनि की चाल आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट टी के, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो टी की पावर 1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब आधा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ ऊपर बताई थी, उसी क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन ये है। मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की चाल होती है वो प्रेशर
पे निर्भर नहीं करती है। लेकिन उस क्वेश्चन का जो मॉडरेट लेवल है वो ऐसे आएगा कि 1 और 4 है, आप सोचते रहो आप 4 1 करूँ कि 1 4 करूँ। मैंने बताया प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती, तो फिर उनका जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वो 1:1 रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। ध्वनि में वायु की चाल संबंधी न्यूटन की जो गणना के लिए लाप्लांस, देखो लाप्लांस का संशोधन बहुत उन्होंने किया था, एक वो आपने पढ़ा होगा इन डेप्थ। वो वेलोसिटी के लिए क्या निकाला था, गामा p/d। तो वो जो एडियाबेट वो क्या बताया था, रुद्धोष में एडियाबेटिक, यानी कि प्रक्रम कौन सा है, बी। याद रखना रुद्धोष में इसमें क्या होता है, ना बाहर की ऊष्मा अंदर से ना अंदर की बाहर से जा पाती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें, जो ध्वनि तरंगें होती है वो अनुदैर्घ्य होती हैं। ये तो अब बच्चे बच्चे को याद हो गया होगा, मैंने ट्रिक भी बताई थी, ध्वनि में धा आता है और अनुदैर्घ्य में धा आता है, ठीक है। तो ये हो गया, अनुदैर्घ्य को शायद लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, इंग्लिश में मुझे थोड़ी कम आती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ध्वनि की स्पीड कितनी बढ़ जाती है, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ जाएगी। यानी कि इससे हमने एक चीज़ और सीखी कि ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। गैसों में ध्वनि का वेग स्वतंत्र है, देखो ये फिर वही आ गया, आर्द्रता दाब के, तो मैंने क्या बताया था दाब के। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीक़ों से आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दाब याद रखना, दाब पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी युक्त यानी कि मॉइस्चर है तब वी एम है वेलोसिटी, और शुष्क यानी कि ड्राई है तब वी डी है। तो ताप एवं दाब का अगर ताप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे तब क्या सही होगा, तो याद रखना मॉइस्चर में यानी कि नमी युक्त में ज़्यादा होगी और ड्राई की कंपेरेटिवली। तो ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट भी लेते चला करो, जैसे कभी चलते फिरते स्क्रीनशॉट उनको देख लिया करो। जब ध्वनि तरंगे हवा से, अब देखो ये मैं आपको आप मुझे लग रहा है कि ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा ही ईजी है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस इंपॉर्टेंट सभी हैं, तो रिवीजन भी बहुत मैंडेटरी होता है, इसलिए सो दैट मैं करा रहा हूँ। तो प्रवेश करती है तो निम्न में से क्या नियत रहता है। अब बताओ क्या इसमें नियत रहेगा। फ्रिक्वेंसी जो होती है वो मीडियम चेंज होने पर वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी वैसे ये सभी को पता होगा, ये इस चैनल पे जितने भी जुड़े हैं वो बहुत जीनियस हैं, वो कमेंट सेक्शन देख के पता लगता है। स्टिल रिवीजन तो करना ही है। यदि की तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो भी आधी हो जाएगी, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है ना। अब देखो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर ध्वनि का वेग गैसों की तुलना में सामान्यतः ठोसों में अधिक होता है तो क्या उसका रहेगा। गैसों में जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो सॉलिड में अधिक होती है कंपैरेटिवली किसके, गैसों से। तो वो क्यों होती है, उसका रीज़न आप इसका अभी पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये दो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा आप पहले ट्राई करो, अभी पॉज करो, इनको ट्राई करो और आप जल्द बताना कि आप इन दो में से कितने कर पाए, ठीक है। तो समझते हैं। अब देखो क्या है पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस तथा हीलियम गैस में 300 केल्विन पर ध्वनि की चालों का अनुपात बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है समान ताप पर हीलियम गैस तथा हाइड्रोजन गैस में ध्वनि के चालों का अनुपात बताना है। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा उसमें नाइट्रोजन है और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन है। अब देखो क्या है कि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो के एंड तक आते हैं, इतना पेशेंस रख पाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आधा ही वीडियो देख के, आधा से कम देख के स्किप कर देते हैं। तो जो आप लोग आए हो तो आप फॉर्चुनेट हो, क्योंकि आपको ये दो अच्छे क्वेश्चन समझने को मिल रहे हैं। शायद ये क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं करा पाए थे। तो क्या है कि देखो ध्यान से समझना आप लोग, पहला ध्यान से समझना, दूसरा फिर बहुत अच्छे से करोगे। जो वेलोसिटी है वो हम ऊपर लिख लेते हैं नाइट्रोजन की और नीचे लिख लेते हैं किसकी, हीलियम की। तो वो क्या है, ये तो सबको पता होगा कि मास एटॉमिक मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हम हीलियम का एटॉमिक मास ऊपर रखेंगे, कितना होता है हीलियम का एटॉमिक मास, वो होता है 4। और नीचे रखेंगे, नीचे अगर यहाँ पे VH है तो नीचे आप नाइट्रोजन का रखोगे 28। ये तो हो गया इतना, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि जब गैसेस हैं तो उनकी जो परमाणुकता होती है वो और उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट की जो उनकी वेलोसिटी होती है। तो नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, और डाई एटॉमिक की जो वो होती है कितनी होती है, 7/5 लैम्डा होता है। और नीचे हीलियम का रखना है, क्योंकि परमाणुकता जो होती है उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हीलियम कैसा है, मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 होती है। अब क्वेश्चन हो चुका है। देखो दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, मैं कुछ टर्म नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता था पहले कि ये लैम्डा है और ये m है, ये λ2 m2, तो ये पूरा ना लिख के बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 3 ऊपर जाएगा तो 7 में 3 से गुणा होगा तो 21 हो जाएगा, नीचे 5 का 5 में गुणा होगा तो 25 हो जाएगा। पहली का गुणा चौथी में होता है, दूसरे का तीसरे में, इंटू 4/28 बचा, और ये पूरा स्क्वायर रूट में। अब देखो हमने देखा
कि हम इसको कट कर सकते हैं 7 से, तो हमने ये 7 से 3 बार कट कर दिया और ये 7 से 4 बार कट कर दिया और ये 4 से 4 कट गया। तो हमारा बचा स्क्वायर रूट 3/25। अब 3 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट 3 बचेगा, लेकिन 25 आएगा वर्गमूल से बाहर तो नीचे केवल 5 बचेगा, ना कि वर्गमूल का 5। तो देखो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, स्क्वायर रूट 3/। देखो अगर पहले वाले क्वेश्चन में आपका थोड़ा डाउट भी रह गया होगा तो सेकंड क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब की बार हीलियम और हाइड्रोजन की बात करी है। देखो ये चीज़ कभी कभी दी जाएगी परमाणुकता, कभी कभी नहीं भी दी जाएगी। वैसे तो आपको मेमोराइज रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डायटोमिक की कितनी होती है और मोनोटोमिक की कितनी होती है। वो आप Cp/Cv की रेशियो से फाइंड कर सकते हो ईजिली। फिलहाल हम क्या करते हैं, हीलियम ऊपर रखना है तो हमने हीलियम ऊपर। देखो इस क्वेश्चन में, देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी करेक्शन की नीड थी। यहाँ पे नीचे केवल ऊपर रूट 3 था और नीचे 5 था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये करेक्ट कर लेना, इस किताब में थोड़ा गलत है और इस किताब में भी गलत है, क्योंकि मैंने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था आपको कराने से पहले। तो वो गलती क्या है, हीलियम ऊपर नहीं रहेगा, हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो अब हम क्या करना है, तो हम अब ऑप्शन से जब हम करेंगे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, तो ऊपर मैं वेलोसिटी किसकी लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ मैं हाइड्रोजन की और नीचे लिखता हूँ हीलियम की। अब आपको पता है कि सबसे पहले इनका वेलोसिटी गैसेस हैं, तो उनका मास नंबर के तो स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली होता है, यानी कि हीलियम का हम ऊपर लिखते हैं तो हीलियम का कितना होता है 4 और हाइड्रोजन का नीचे लिखते हैं कितना होता है 2। ठीक है, अब हीलियम ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मतलब उसकी कितनी हो जाएगी, डायटोमिक है, तो डायटोमिक के लिए मैंने बताया था 7/5। और हीलियम कैसी है, मोनोअटोमिक है, मोनोअटोमिक के लिए होती है 5/3। तो अब देखो पहली का गुणा चौथी में होता है, यानी कि 7 का गुणा 3 में होगा 21 होगा, बटे 5 का गुणा 5 में होगा 25 होगा, इंटू 4/2 को जब 2 से कट करेंगे तो 2 आएगा। अब ये हमारा ओवरऑल कितना आ गया 42/5, क्योंकि 21 दूना ऊपर तो 42 हो गया अंडर रूट, और जब हम 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा। यानी कि ये ऑप्शन तभी आ पा रहा है जब ऊपर हाइड्रोजन हो। मैंने अभी से सॉल्व, देखो सभी क्वेश्चंस जो होते हैं पहले आपको कराने से पहले मैं करता हूँ, तो मुझे पता है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में करेक्शन की नीड थी, बाकी ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से देख लो दोनों साथ में, कि आपको इसमें करेक्शन ये कर लेना कि ये 5 पे स्क्वायर रूट नहीं है, और इसमें करेक्शन करने की ये नीड है कि हाइड्रोजन का अनुपात हीलियम से बताना था, कि क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से फ्रेम है। तो ये थे क्वेश्चंस। अगर आपकी हेल्प हो रही तो यार देखो क्या होता है कि बस आप लोगों से मैं हर वीडियो में कहूँ अच्छा नहीं लगता है। आप लोग वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, जेन्युइन आपको लग रहा है कि ये कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब बटन दबा दो, रेड जो होता है उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, उसको रेड जब क्लिक करोगे तो फिर वो रेड नहीं रहेगी, ठीक है। वो ये इंडिकेट, जो रेड कलर है वो ये इंडिकेट करेगा कि पहले आपको डेंजर था, यानी कि फिजिक्स में फेल हो सकते थे, लेकिन लक्ष्य फोर्स का रेड बटन दबा दिया तो वो रेड बटन देख लेना, फिर रेड नहीं रहेगा, मतलब फिर खतरा टल जाएगा फिजिक्स का। और नोटिफिकेशन दबाना, नहीं तो वीडियो कोई अगर आप मिस कर दो इसलिए, ठीक है। तो पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे इसी तरह से, और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, और वो दिन जल्दी आए, मैं दुआ करूँगा। और बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब आप सफल होकर मैसेज करोगे कि सर आई हैव सेलेक्टेड इन ग्रुप एक्स, और मेरा नाम PSL में है और मैं अब ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। फिर मेडिकल की प्रॉब्लम्स आप शेयर करोगे कि सर ये मेडिकल, वहाँ पे मेडिकल में क्या क्या होता है फाइनल मेडिकल में, तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मेरे स्टूडेंट्स देखो आज कहाँ पहुँच गए।